फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का जो अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि शब्द का जो अर्थ है वो होता है मेल या फिर समझौता। आपस में जो हम लोग समझौता करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि को अगर हम परिभाषित करें तो संधि को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। यानी दो वर्ण में कौन आ जाएगा? क ख ग या अ आ इ। तो ये दो जो वर्ण को आपस में मिलाते हैं और उसके मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, हीम एक शब्द है और एक शब्द है आलय। तो हीम का जो वर्ण है म और इसका जो वर्ण है अ, तो ये म और अ को मिला करके ये इसका म का अ इसका आलय का आ, ये दोनों मिला करके और आ मिल करके आ बना। तो ये हिम जो आलय शब्द मिल करके क्या बन गया? हिमालय। तो यही चीज कहलाता है संधि। यानी आपस में क्या हो गया कि दो वर्णों के बीच मेल स्थापित हो गया, दोनों के बीच एक समझौता हो गया। और इस म जो हलंत है और उसके साथ जो अ का उच्चारण आ रहा है, तो ये अ उच्चारण और आ, ये और आ मिलकर के सिर्फ केवल एक आ बना देता है। यही समझौता जो है ये संधि कहलाता है। यही समझौता क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। लेकिन जब हम इसी शब्द को, इस हिमालय शब्द को जब फिर से पुनः हम अलग अलग कर देते हैं, यानी हिमालय तो है ये, और हम इस हिमालय को क्या किए? फिर कर दिए हिम प्लस आलय, तो ये क्या हो गया? हिमालय। तो ये जो अलग अलग हम लोगों ने किया, हिमालय को हिम और आलय में जो बांटा, यही चीज कहलाएगा क्या चीज? इसी को कहेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब हो गया कि जो दो वर्णों के बीच मेल स्थापित करके, दो वर्णों के बीच समझौता हो करके, जैसे हिम जो आलय के और आ के बीच समझौता हो करके हिमालय बना था, वो समझौता टूट गया। और समझौता टूटने से क्या हो गया कि दोनों वर्ण का अलग अलग उच्चारण होना शुरू हो गया। और ये जो अलग अलग उच्चारण होना शुरू हो गया, यही चीज फिर कहलाया संधि विच्छेद। यानी संधि विच्छेद का अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ क्या होगा? पृथक करना। पृथक करना का मतलब हो गया कि अलग अलग करना, बंटवारा कर देना, है ना। ये अर्थ हो गया किसका? संधि विच्छेद का। अब दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा लिखे तो क्या लिखेंगे कि दो शब्दों के मेल से बने, दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को, दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को, दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करना, को पुनः यानी फिर से अलग अलग करना, अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों के मेल को से जो शब्द बना है उसको हम लोग फिर से अलग अलग कर दिए, तो यही चीज क्या कहलाया? संधि विच्छेद। अब हम लोग ये देखेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संधि के जो प्रकार है, संधि के प्रकार को देखते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो संधि तीन प्रकार का होता है। पहला जो संधि है वह है स्वर संधि। पहला संधि कौन सा है? पहला है स्वर संधि। दूसरा संधि कौन सा है? तो दूसरा जो संधि है वह है व्यंजन संधि। और जो तीसरी संधि है वह है कौन सा? तीसरी संधि जो है वह है विसर्ग संधि। अब हम लोग एक एक संधि को डिटेल्स में जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं तथा व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, ये हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, यानी दोनों वर्ण स्वर हो, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ और
स्वर वर्ण के ही मेल से, और स्वर वर्णों के मेल से बने संधि, मेल से बने संधि जो है वो स्वर संधि कहलाते हैं। बने संधि स्वर संधि कहलाते हैं। यानी दो संधि होगा वह दोनों किसके बीच होगा, वो दोनों संधि जो है वह स्वर वर्ण के बीच ही होगा। अब जैसे कि हम लोग ये देखते हैं उदाहरण स्वरूप, उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं कि रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है रविंद्र, ये रविंद्र हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि रवि प्लस इंद्र जो है, यहाँ पे रवि का ई है और यहाँ पर ये भी ई है, यानी दोनों जो संधि हो रहा है, ये दोनों संधि किसके बीच हो रहा है, ये दोनों का दोनों संधि जो है ये स्वर वर्ण के बीच ही हो रहा है। तो ये दोनों संधि आपस में स्वर वर्ण के बीच हुआ, तो यहाँ पर जो संधि बन करके जो एक शब्द बना है, तो हम लोग इस शब्द को क्या कहेंगे, ये स्वर संधि के शब्द कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि स्वर संधि को, तो स्वर संधि भी मुख्य रूप से वह 5 प्रकार में डिवाइड हो जाता है, यानी 5 तरह का जो है वह स्वर संधि होता है। स्वर संधि कितने तरह का होता है, 5 तरह का। स्वर संधि के भी कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार है। 5 प्रकार में कौन कौन सा स्वर संधि है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। 1 नंबर पे जो है वह है दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे जो है वह है गुण स्वर, दूसरे नंबर पे क्या है, गुण स्वर है। तीसरे नंबर पे क्या है, वह है वृद्धि स्वर, तीसरे नंबर पर है वृद्धि स्वर। चौथे नंबर पे क्या है, तो चौथे नंबर पर है यन स्वर। और 5वें नंबर पे क्या है, तो 5वें नंबर पर जो संधि है वह है अयादि स्वर। 5वें नंबर पे क्या है, अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि। तो हम लोग अब स्वर संधि को भी एक बार एक एक करके देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, गुण स्वर किसे कहेंगे, वृद्धि स्वर किसे कहेंगे, तथा यन स्वर किसे कहेंगे और अयादि स्वर किसे कहेंगे। इसको भी हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं इसी वीडियो में। को देखेंगे, सबसे पहला जो स्वर संधि हमने आप लोगों को बताया है वह ये कहा है कि सबसे पहला जो स्वर संधि है वह है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, ये हम लोग देखते हैं कि दीर्घ स्वर क्या है। तो दो स्वर जो है या सजातीय स्वरों के बीच जब संधि होगा, सजातीय स्वर यानी एक जाति का स्वर, सजातीय स्वर के बीच जब संधि होगा, सजातीय स्वर के बीच जो संधि होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस संधि को हम लोग कहेंगे क्या, तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर सजातीय स्वर कौन कौन सा है, जैसे अ और अ के बीच संधि हो तो अ या आ हो, और फिर उसके बाद भी अ या आ हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आ। अब इसमें 4 गो है तो एक एक करके हमको लिखना उचित नहीं लगा। जैसे कि अ प्लस अ तो भी क्या होगा, आ होगा, या अ प्लस आ तो भी क्या होगा, तो भी आए ही होगा, या फिर आ प्लस अ तो भी क्या होगा, तो भी आ होगा। तो ऐसे में जो है ये स्वर क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ये सजातीय स्वर है, अ या आ, अब प्लस अ या आ हो तो वो किस में बदलता है, आ में बदलता है। इसी प्रकार और भी है, जैसे ई या ई और फिर क्या हो, ई या ई हो तो ये किस में बदलेगा, ई में बदलेगा। जैसे हमने आपको बताया कि अ जोर अ आ होगा, अ जोर आ भी आ होगा, आ जोर अ भी आ होगा। उसी प्रकार ई जोर ई भी ई होगा और ई जोर ई भी ई होगा। तो ये जो है दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। उसी प्रकार इसका एक और सजातीय स्वर अगर हम लोग लें, ऊ और ऊ के बीच हो, प्लस ऊ और ऊ हो तो भी इसका संधि क्या होगा, तो भी इसका संधि जो है वह ऊ ही होगा। तो ये इस प्रकार जब दो सजातीय स्वर के बीच, दो सजातीय स्वर के बीच जब संधि होगा तो उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे, उस संधि को हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब जो है स्वर संधि का दूसरा एक रूप है जिसको हम लोग कहते हैं गुण संधि। क्या कहते हैं हम लोग, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं,
इसको हम लोग देखते हैं कि गुण स्वर संधि क्या है। तो गुण स्वर संधि उसको कहेंगे कि जब दो सजातीय नहीं अलग अलग जात का जो है स्वर मिल करके संधि करता है। जैसे अ और आ हो, अ या आ हो, और अ या आ फिर किसके साथ हो, उसके आगे तरफ जो है ई या ई हो, तो संधि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये चीज है गुण स्वर संधि। अ या आ का ई के साथ ए हो जाना, ये है। जैसे अ प्लस ई तो भी क्या होगा, ए होगा, या आ प्लस ई तो भी ए होगा, या अ प्लस ई तो भी वही होगा, तो ये ए ही होगा। तो ये है गुण स्वर संधि। अगला है इसी में अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो ये गुण स्वर संधि का कि जो जैसे अगर एग्जाम्पल एक शब्द के रूप में हम लोग देखना चाहें तो देव प्लस ईस, यानी कि व का अ और ई, तो अ और ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, संधि जो बनेगा शब्द वो बनेगा देवेश, यानी इसका व का अ और ई दोनों मिलकर के ए हो गया। तो ये शब्द क्या हो गया, ये देवेश एक शब्द हो गया। तो इस प्रकार ये संधि क्या कहलाया, ये संधि कहलाया गुण संधि। ये संधि क्या कहलाया, ये संधि कहलाया हमारा गुण संधि। तो इसको गुण संधि कहते हैं। अब हम लोग गुण संधि में ही देखते हैं, गुण संधि में क्या है कि आगे इसी गुण संधि में है कि यदि अ या आ हो, अ या आ हो और उसके साथ उ प्लस उ या उ हो, अ या आ के साथ उ या उ हो, तो उसका संधि क्या बनेगा, उसका संधि बनेगा ओ। उसका संधि क्या बनेगा, ओ। उदाहरण देखेंगे जैसे सूर्य, सूर्य में क्या आ रहा है, य यानी अ आ रहा है प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो इसका उदाहरण हम क्या बन जाएगा, शब्द नया जो संधि होकर के शब्द बनेगा वो नया शब्द बनेगा सूर्योदय, यानी ओ बन गया। अ या आ प्लस उ जब रहेगा तो वो आपस में संधि करके ओ शब्द बनाएगा, तो इसको कहा जाता है गुण संधि। इसी का एक और उदाहरण है, इसको भी हम लोग देखते चले। इसका उदाहरण क्या है कि यदि अ या आ के साथ क्या रहेगा, प्लस उसके बाद अगर री रहे, अ या आ के साथ री रहे, तो वह बन जाता है क्या चीज, वो बन जाता है अर। अ या आ के साथ अगर री रहे तो बन जाएगा क्या, अर। अर क्या बनेगा, कैसे, तो ये देखेंगे। जैसे उदाहरण अगर देखें हम लोग इसका जैसे में, तो जैसे में उदाहरण क्या आएगा, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि या री आ गया तो ये हो जाएगा जी महर्षि, ये अर होगा। तो इसका शब्द क्या बनेगा, महर्षि। शब्द क्या बना, महर्षि। ये महर्षि जो है ये शब्द बना अर हो गया। तो इस प्रकार की जो संधि है उसको हम लोग कहते हैं गुण संधि। आगे हम लोग देखते हैं कि वृद्धि संधि। अभी जो स्वर संधि के दो प्रकार पढ़े हैं, आगे अभी 3 और प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें जो अगला प्रकार है वो है वृद्धि संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि किसको कहा जाएगा, ये हम लोग देखते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या है कि जब अ या आ रहे और उसके साथ ए या ऐ मिलेगा तो ये ऐ बनेगा, यही वृद्धि स्वर संधि है। यानी जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या है कि सदा, तो आ है प्लस एव, तो ऐ बन के क्या बनेगा, सदैव। सदा प्लस एव क्या बन गया, ये सदैव। यही है वृद्धि स्वर संधि। उसमें क्या है कि एक और है कि अ या आ रहे, अ या आ रहे अब प्लस उसके साथ क्या रहेगा, ओ या औ रहेगा। अ या आ के साथ ओ या औ रहे तो ये क्या बनेगा, तो भी ये औ बनेगा। ये वृद्धि स्वर संधि है। जैसे महा, अगर इसका हम लोग जैसे देखें तो जैसे में क्या आ जाएगा, महा आ आया अब प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, तो ये क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि,
ये दोनों का महा और औषधि मिलके क्या बनेगा, महौषधि, महौषधि। तो ये अ और आ मिलकर के जो औ बनता है ये कहलाता है वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद एक क्या है, एक संधि है जो 5 स्वर संधि हमने आपको बताया है, उसमें से एक संधि कौन सा है, एक संधि है यन संधि। कौन संधि है, एक संधि है अगला यन संधि। तो यन स्वर संधि किसको कहते हैं, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि कहलाता है कि जब यदि ई, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ई या ई हो और ऊ या ऊ हो या फिर री हो और या फिर री हो और ई हो या ऊ हो या फिर री हो और इसके बाद जो है ये भिन्न स्वर है, ये सब के बाद क्या है, भिन्न स्वर है, यानी इसमें से ना रहे, इसमें से ना रहे या री ना रहे तो भिन्न स्वर आए तो ई का य में बदल जाना, ई का इसमें बदल जाना। इसके बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो ये ई जो है वह य में बदलेगा और ऊ जो है वह व में बदलेगा और री जो है वह र में बदलेगा। ये उच्चारण ध्यान दीजिएगा कि यदि ई ऊ री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो, इसके बाद यदि अगर कोई भिन्न स्वर आए, इसके बाद ध्यान रखिए, लिख देते हैं, याद रखिएगा, यदि इसके बाद भिन्न स्वर आए तो ये क्या होगा, ये जो है ई य में, ऊ व में और री जो है वह र में बदल जाएगा। इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। कैसे उदाहरण से समझेंगे कि जैसे परती, तो परती में क्या आया, ई अब प्लस एक, ई के बाद ए है, ये भिन्न स्वर है, ई के बाद ए, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब ई जो है य में बदलेगा तो ये हो जाएगा प्रत्येक, यानी ये यहाँ पे आ गया और ये हो गया प्रत्येक। समझिएगा, यदि यदि यहाँ भी ई आ रहा है प्लस अपी, यदि प्लस अपी तो ये क्या हो जा रहा है, यद्यपि, यद में य पी, यानी यहाँ पर भी ये ई जो है य में बदल जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही यन स्वर संधि कहा जाता है। तो ये 4 स्वर संधि जाने। अगला स्वर संधि जो है वह है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में देख लेते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, फिर हम लोग व्यंजन संधि और उसके बाद हम लोग फिर व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। संधि है वह है अयादी संधि, ये भी स्वर संधि का एक प्रकार है। इसको क्या बोलते हैं, अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि, अयादी स्वर संधि, ये क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग व्यंजन संधि जो है वह पढ़ेंगे। अयादी स्वर संधि क्या है, तो अयादी स्वर संधि में हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा संधि हो जो क्या है कि यदि ए आए, उसके बाद ए आए के बाद क्या है कि ओ आओ, ए आए ओ और आओ रहेगा, ओ आओ सॉरी औ रहेगा, तो उसका ए का जो है वह बनेगा आए, ए का क्या बनेगा आए, और आए का क्या बनेगा आए, और ओ का क्या बनेगा, ओ का होगा आओ, और वह और जो है वह आओ का क्या होगा आव होगा, आओ का क्या होगा आव होगा। लेकिन इन सब में, इस दोनों में आया य और इस दोनों में आया व, तो जब इसको मिलाते हैं तो इसका य और इसका व जो है वह आगे वाले के स्वर में मिल जाता है। जैसे क्या होगा कि ने में आया ए जोर अन, तो इसमें इसका बनेगा अय, तो अय का जो य है वो इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा न य न नयन। उसी प्रकार से यदि देखें तो पो है और प्लस क्या है ये अन, तो इसका जो आगे वाला जो अन है तो ये मिल करके क्या बनेगा प, ओ का क्या बनना है वो, तब ये वो और अ मिलके वन हो गया, तो ये हो गया पवन। तो इस प्रकार से ये जो संधि है ये क्या है, ये संधि है अयादी संधि। अब जो संधि हम लोग देखेंगे वह कौन सी संधि होगी, वह संधि है व्यंजन संधि। अब कौन सी संधि हम लोग देखेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है इसको हम लोग एक बार डिटेल्स में देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा। तो व्यंजन संधि कहा जाएगा कि
व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण लगे, इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ या तो खुद व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण स्वयं स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का जो मेल होगा, ध्यान से देखिएगा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के साथ सिर्फ व्यंजन वर्ण। स्वर का स्वर के साथ होगा तो स्वर संधि, लेकिन व्यंजन के साथ अगर स्वर का हो या व्यंजन का आपस में हो या स्वर के साथ किसी व्यंजन का हो, इस प्रकार की जो संधि होगी, इसे जब संधि होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा व्यंजन संधि। उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि उसे कहा जाएगा। अब इसका हम लोग उदाहरण से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो उदाहरण में क्या है कि उदाहरण है दिक में क है प्लस गण में क्या है, ये बन गया क्या चीज़, दिग्गन। अब ये सॉरी गण नहीं, गज है, तो ये क्या बन जाएगा, दिग्गज बन गया। तो यहाँ पे क और ग ये दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन का आपस में क्या हो रहा है, संधि हो रहा है। तो जब दो व्यंजन का आपस में संधि हो रहा है तो ये संधि क्या, किस प्रकार का संधि कहलाया, ये संधि कहलाया व्यंजन संधि। जैसे सत्य का जो त है अब प्लस चित्त, यहाँ पे चित्त है तो इसमें भी पहले क्या है, अब प्लस आनंद है, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, त है च है, तो ये दोनों आपस में संधि करेगा। और फिर यहाँ त में अ है, जो है त और आ है, तो यहाँ पे एक व्यंजन है और यह एक स्वर है। तो व्यंजन का स्वर के साथ हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन के साथ हो रहा है, और ये मिलके क्या बन रहा है, सचितानंद बन रहा है। तो ये जो सचितानंद है, ये किस प्रकार की संधि हो गई, ये व्यंजन संधि से बना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो व्यंजन है च, ये दोनों भी व्यंजन है। च के बाद ई आ रहा है, ध्यान रखिए, चित्त में च के बाद ई आ रहा है, तो पहले च है तो त और च के बीच भी व्यंजन के बीच संधि हो रहा है, और यहाँ त और आ के बीच यानी व्यंजन और स्वर के बीच संधि हो रहा है। तो इस प्रकार की जो दो अलग अलग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिल करके, ध्यान दीजिए, स्वर और व्यंजन और या व्यंजन या व्यंजन स्वर, ये अगर मिल करके संधि बना रहा है तो ये जो है व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि के निर्माण के लिए ध्यान दीजिएगा कि यदि कब होगा व्यंजन संधि का निर्माण, कि यदि क जो पूरा वर्ग है क च क ख अंग, या फिर च, या फिर जो है ट, ये सभी पांच वर्ग में पांच जो वर्ण है क च ट या त या प, ये सारे व्यंजन वर्ण के बाद, इन सारे व्यंजन वर्ण के बाद अगर क्या होगा कि यदि इस व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आए, यदि इसके बाद कोई स्वर आएगा या इसी का तीसरा चौथा वर्ण होगा, या तो ये इसके बाद कोई स्वर आए या इसी का तीसरा चौथा वर्ण हो, इसी का तीसरा चौथा वर्ण आए, तो या इसका तीसरा चौथा वर्ण ना हो, या यर लव हो, या क्या हो, यर लव हो। तो यदि ये शुरू में ये रहेगा और इसके बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर के बाद इसी का तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा यानी क का तीसरा कौन हो गया, ग, उसी प्रकार च का तीसरा कौन हो गया, ज, तो ये तीसरा चौथा वर्ण आए या यर लव हो, तो इसका संधि किस प्रकार बनेगा हम लोग ये देखते हैं। तो क जो है वह क का तीसरा वर्ण ग में बदलेगा, उसी प्रकार च जो है वह ज में बदलेगा, इसी प्रकार ट जो है वह ड में बदलेगा, और इसी प्रकार जो त है वह द में बदलेगा, और इसी प्रकार जो प है वह किस में बदलेगा, ब में बदलेगा।
कब? जब इन तीनों वर्ण का रहेगा और इसके बाद अगर कोई स्वर आएगा, स्वर के या फिर इसी वर्ण का तीसरा चौथा आवेगा या फिर यर लव आवेगा, तो ये सारा इस प्रकार चेंज हो जाएगा। जैसे कैसे हम लोग अभी पीछे एग्जाम्पल देखे हैं, दिक, दिक प्लस क्या हो गया, दी क में क्या आ गया, दिक प्लस गज, तो ये क्या हो गया है, तीसरा है ग, दिक क है, क के बाद किसके साथ हो रहा है, इसी वर्ग के तीसरा के साथ, तीसरा या चौथा वर्ण बोले ना, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, ग है, तो क और ग का मिल करके हो रहा है, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये हो जाएगा दिग्गज। उसी तरह से और क्या होगा, ये इस प्रकार का जब रहेगा तो ये दिग्गज हो गया, यानी क जो है वो तीसरा वर्ण ग में बदल जाएगा। इसका एक और नियम हम लोग जान लेते हैं कि दूसरा नियम क्या होगा इसका, इसी का जो दूसरा नियम होगा वो यह होगा कि यदि क च क या फिर च या फिर ट या फिर त या फिर क च ट या प रहेगा, क च ट या प रहेगा, और इसके बाद यदि न या म हो, यदि न या म हो, इसके बाद यदि कौन हो, इसके बाद यदि न और म होगा तो फिर क्या होगा, यदि इसके बाद न और म होगा तो पहले वर्ग के साथ उसी वर्ग का पांचवा अक्षर जुटेगा। तो इस सब के साथ इसी वर्ग का पांचवा अक्षर जुटेगा कब, जब इसके बाद न या म रहेगा, न या म रहेगा तो इसी का क के साथ कौन जुटेगा, ध्यान रखिए, क का पांचवा वर्ग अंग है, च का पांचवा वर्ग क्या है, य है, ट का पांचवा वर्ग क्या है, न है, त का पांचवा वर्ग क्या है, न है, और प का पांचवा वर्ग क्या है, प फ ब भ म है। तो ये सब के साथ अगर संधि करना हो तो क अंग में, च या में, ट न में, और त न में, और प म में जुटेगा। इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे वाक और वा क हलंत है, यानी ये सिर्फ क का उच्चारण है, यहाँ पे ये व्यंजन है, वाक प्लस इसके बाद क्या आया, मैं, तो ये क्या बनेगा, वा, ये अंग वाला मैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि देखिए स ट आया, ये तीसरा है, तो ट किसमें बनेगा, न में बनेगा, और इसके बाद क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो ये स जो है वह किसमें बदल रहा है, ध्यान दीजिए, सॉरी, ये ट किसमें बदलना है, ट का आखिरी कौन है, न है, तो ये किसमें बदलेगा, ये हो जाएगा सन्मास, क्या हो जाएगा, ये सन्मास। अब उसी तरह हम लोग एक और देख लेते हैं, ज ग त है, और उसके बाद क्या है, नाथ है, ज ग त के बाद नाथ है, तो ये त आखिरी में बदलेगा, तो त का आखिरी भी न है, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। समझ रहे हैं आप। तो जब इस प्रकार से रहेगा क च ट त या प, उसके बाद न या म आना रहेगा, तो ये इसमें चेंज होकर के संधि बनेगा। तो ये सारा संधि किसका एग्जाम्पल है, ये सभी संधि जो है वह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आगे अब हम आप लोग को बताएंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि समझ में आ जाएगा, और हम ये उम्मीद करेंगे यह वीडियो देखने के बाद संधि या संधि विशेष चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब जो आखिरी संधि हम लोग देखेंगे वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कब होगा, ये तो था कि जब स्वर वर्ण के साथ मिलता था तो संधि करता, तो स्वर संधि कहलाया। व्यंजन किसी व्यंजन के साथ या किसी स्वर के साथ जब आपस में संधि करके जो शब्द बनाया तो वह व्यंजन संधि कहलाया। अब हम लोग देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग का ये वाला चिन्ह है, या जानते ही आप लोग, तो ये चिन्ह किसका चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण अगर संधि करता है तो उसको कहते हैं विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण संधि करता है, स्वर या व्यंजन वर्ण संधि करे तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण से कैसे कैसे हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे
कि उदाहरण में क्या है कि दू, इसके साथ विसर्ग लगा, दु हो गया, और उसके बाद क्या आया, स्वर, आत्मा, तो ये क्या आ गया, ये बनता है दुरात्मा। अब ये कैसे चेंज हुआ इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये विसर्ग है और ये स्वर है, विसर्ग और स्वर मिलकर के आपस में क्या किया, ये संधि किया, और ये संधि करने के पश्चात ये शब्द क्या बना, दुरात्मा शब्द बना। उसी प्रकार ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दू से ही है, दू, ये विसर्ग लगा, अब प्लस गंध, गंध में क्या है, ग जो है ये व्यंजन है, तो दू प्लस ग मिलकर के क्या बनाया, दुर्गंध। तो ये दुर्गंध है, ये भी क्या है, ये एक नया संधि बना है। तो यानी यहाँ विसर्ग का स्वर के साथ, यहाँ विसर्ग का व्यंजन के साथ संधि हो रहा है। तो विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन के साथ संधि होता है तो उससे जो शब्द बनता है वह कहलाता है विसर्ग संधि। अब जो विसर्ग संधि के नियम है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि विसर्ग रहेगा और विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो, और इसके आ को छोड़ के, स्वर में कौन होना चाहिए, अ और आ को छोड़कर, आ को हटा देना है, आ को इस्तेमाल नहीं करना, आ को छोड़कर है, और विसर्ग के बाद, ये विसर्ग से पहले स्वर हो और स्वर में आ नहीं रहेगा, आ नहीं रहेगा, इसके बाद विसर्ग के बाद क्या होगा कि जो संधि होगा उसके बाद यदि स्वर आवे, कोई भी स्वर, और उसमें आ को नहीं छोड़ना है, या फिर किसी भी व्यंजन के वर्ग का, व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा कोई भी वर्ण अगर आवे तो, या फिर यरलव आवे, या जो 5 वर्ग है उसके अलावा फिर या यरलव आवे, तो उसके बाद क्या चेंज होगा, तो विसर्ग जो बदलेगा वह विसर्ग र में बदल जाएगा। तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग र में बदल जाएगा, विसर्ग जो है वह र में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, इसको उदाहरण से समझाएंगे तो और समझ में आएगा। विसर्ग के बाद क्या आवेगा, विसर्ग से पहले स्वर, और बाद में क्या क्या होगा, यदि बाद में स्वर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो या फिर यरलव हो, तो विसर्ग जो है वो र में बदलेगा। अब इसको ध्यान दीजिए, समझिए कैसे समझेंगे हम लोग, पहले एक एक करके समझिए। हम जो बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे ये चेंज हो रहा है। पहले देखिए, नी है, नी में न के बाद ई आ रहा है, ई के बाद विसर्ग है, यानी विसर्ग से पहले क्या आ गया यहाँ पे, तो विसर्ग से पहले जो आया वो क्या आया, वो आया स्वर। तो विसर्ग से पहले स्वर आया, अब उसके बाद फिर स्वर है अर्थक, स्वर में अर्थक में अ भी स्वर है, तो ये विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा, र में, तो ये क्या बनेगा, नीरर्थक, नीरर्थक। ध्यान दीजिएगा। उसी के प्रकार फिर देखते हैं हम लोग, जैसे नी है और नी के बाद फिर विसर्ग है, यानी ई है, ई के बाद फिर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ध आना धन है, यानी कि व्यंजन वर्ग के त का त थ द ध, यानी कौन सा ये वर्ण है, ये चौथा है। तो हम बोले व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा होगा तो चलेगा, तो तीसरा नहीं है बल्कि यह चौथा है। तो फिर इसमें जब, तो यहाँ पे जब चौथा आ गया, ई है, यानी कि विसर्ग से पहले स्वर है और स्वर के बाद चौथा वर्ग आ गया, तो अब ये स्वर जो है, ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये र में बदल जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्धन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्धन। समझ रहा है। तो आप ये हमको उम्मीद करेंगे कि ये बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा कि विसर्ग से पहले स्वर आए, स्वर के बाद ये विसर्ग के बाद यदि स्वर हो या विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा हो, तो फिर क्या होगा, वो वही रह जाएगा, मतलब सॉरी र में बदल जाएगा, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल से बताया। अब हम आपको बताएंगे कि यदि विसर्ग के बाद जो है आ के बाद विसर्ग है, अभी हमने कहा था कि विसर्ग से पहले स्वर हो, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसका दूसरा क्या होगा कि आ के बाद विसर्ग आए, यानी विसर्ग से पहले आ हो, आ को छोड़ के बताए थे, अब हम बता रहे हैं कि और आ के बाद क्या आवेगा, विसर्ग, आ के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आएगा, यदि आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या होगा,
ये ध्यान दीजिएगा क ख, क्योंकि तीसरा चौथा बोले थे, पहला दूसरा को छोड़े थे, तो क ख अथवा प फ अथवा प और फ। तो जब ये रहेगा तो फिर वहाँ पर विसर्ग चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि जैसे र ज, तो अ है, अ के बाद फिर क्या है करण, क र न, ये पहला शब्द है तो ये वही रह जाएगा रजह करण। समझ गए। तो जब इस प्रकार से अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क ख हो, तो क और ख या प फ हो तो वहाँ पर विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग का एक और अहम रूल है, उसको भी जानते चलिए। जब तक आप नहीं जानिएगा वो रूल तो समझिए विसर्ग समझना भी बेकार ही है। कैसे? तीसरा नियम विसर्ग का क्या है कि यदि अ आ के बाद जो तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख आपको बता दिए, प फ भी बता दिए, अभी भी 3 वर्ग बाकी है। कौन वाला? च छ वाला, ट ठ वाला और त थ वाला। तो विसर्ग के बाद क्या आएगा, विसर्ग के बाद यदि च छ आवे, क्या च छ, तो च छ जो है वो स में बदल जाएगा। यदि उसके बाद च छ के बाद ट ठ आवे तो ट ठ जो है वो मूर्धन स में बदलेगा। और उसके बाद यदि त थ आवे तो ये जो है ये दंती स में बदलेगा। और तब कैसे बनेगा ये देखिए, उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होगा। उदाहरण से कैसे है कि नी, अब फिर विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है नी, उसके बाद आ रहा है चय, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद च आ रहा है च छ में से, तो ये क्या बनेगा निश्चय। समझ रहे हैं उदाहरण से आप। अगला जो है वो देखिएगा नीह, ये विसर्ग है, उसके बाद ठुर, ट ठ में से है, तो ये क्या बनेगा निष्ठुर, ये मूर्धन स में चेंज हुआ। उसके बाद एक और देख लीजिए नीह, ये नी है, और उसके बाद ये तौथा में से तार आया तो ये क्या बनेगा निस्तार। तो ये समझ गए आप कि ये तौथा द में से रहेगा तो दंती स में, टौठा में से रहेगा तो मूर्धन स में, और चच में से रहेगा तो तालाबे स में बदलेगा। और क ख या प फ रहेगा और विसर्ग होगा तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो हम यह आज उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर यह वीडियो पसंद आई है, आप इससे फ़ायदा उठाए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।